बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम चैप्टर 2 में हैं और आज हमारा चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम मुख्तलिफ पिछले लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट वेक्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। उम्मीद है कि वो आपने देखा होगा। तो आज हम वेक्टर के नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी इस चैप्टर के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस में जो हमने डिस्कस करना है दैट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इसलिए इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं, two reference lines, two lines drawn at right angle to each other. इसके अंदर कुछ यूं भी बार दफा ये भी ऐड किया जाता है, टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। जब दो लाइनें एक दूसरे से राइट एंगल पे ड्रा की जाती हैं तो इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे इसको ड्रा कैसे करते हैं, क्या डेफिनेशन के मुताबिक अब आगे आप देखें। ये आपके पास एक लाइन है, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन है। जब ये आप एक दूसरे पे राइट एंगल पे ड्रा करते हैं तो इन लाइंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। ये लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। इसमें से ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, ये चीजें आपको पता है। और ये जो लाइन है जिसको हम यहाँ पे इसको वाई एक्सिस कहते हैं, यानी इन दिस केस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल लाइन नजर आ रही है आपको, इसको हम यहाँ पे वाई एक्सिस कहते हैं। इसी तरह ये लाइंस पहले हम इसको अगर डिस्कस कर लें तो इसके अंदर आपको एक चीज यहाँ बताता चलूं कि हमारे पास इसी की बेस पर इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वन डायमेंशनल यानी 1D सिस्टम, 2D सिस्टम एंड 3D सिस्टम। वन डायमेंशनल सिस्टम कब यूज होता है? व्हेन यू आर मूविंग अलोंग ओनली वन एक्सिस। जब आप एक एक्सिस पे मूव करते हैं, जब एक एक्सिस के अंदर मोशन को कंसीडर करते हैं, मसलन या तो प्योरली आपकी मोशन एक्स एक्सिस पे है या आपकी प्योर मोशन जो है वो वाई एक्सिस पे है, तो उस वक्त आपका ये सिस्टम 1D सिस्टम कहलाता है। जबकि 2 डायमेंशनल सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है 2 डायमेंशनल सिस्टम है जिसके अंदर आपका दोनों एक्सिस आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्सिस दोनों हैं और दोनों के अंदर वैल्यूज होती हैं, और अगर इसके अंदर आपका कोई वेक्टर होगा तो उसके अंदर उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों के अंदर आएंगे। उसके अंदर वाई के भी होंगे, एक्स के भी होंगे, वो आपको फिर उसकी वैल्यू जो होगी वो आपको इस तरह मिलेगी। और इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको अल्फा कहेंगे, और जो वाई एक्सिस के साथ मिलेगा उसको बीटा कहा जाता है। तीसरा जो होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें इसमें दो कोऑर्डिनेट हो गए, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मैं कलर भी अलग बना देता हूं। एक ये हो गया कोऑर्डिनेट, एक ये हो गया कोऑर्डिनेट, और एक ये हो गया कोऑर्डिनेट। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, सपोज ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ये व्हेन यू आर मूविंग इन स्पेस, जब आप स्पेस में जाते हैं तो यू नीड मोर देन 2 एक्सिस। आपको 3 एक्सिस की जरूरत होती है, 4 एक्सिस की जरूरत होती है, इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ ज्योमेट्री ऐसी है, कुछ एक्सिस हैं जहां आपको 9D सिस्टम की जरूरत होती है, लेकिन नॉर्मली स्पेस के अंदर हमें 3D सिस्टम की जरूरत होती है। तो फिर उसके जो एक्सिस होते हैं वहां पर
3 डायमेंशनल एक्सिस उसको यूज किया जाता है, एक्स वाई और जी। और आप अगर इसके अंदर कोई वेक्टर यहाँ पे ड्रा करेंगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई और जी लिखे जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3 dimensional coordinate system. So let me to recall one dimensional system consisting of single coordinate system. Either you are moving along x-axis, mean you are moving on the horizon, or vertical axis you are falling vertically downward. Second case, when you are moving you are involving both the cases, positive negative x-axis and y-axis, then you should be authorized, or you should be ought to use 2-dimensional axis. And last is 3D axis. That is the axis in which we use 3-dimensional axis, but it is quite normally it is used in the space, and it can be used to illustrate the motion of objects or position of objects in the space. Next thing that I want to discuss, फिर एक और बात यहाँ पे आती है कि एक्स वाई एक्सेस के अंदर फिर क्या होता है, अलबत्ता इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट भी होता है। तो ये राइट साइड वाला जो होता है एक्स एक्सेस का, ये पॉजिटिव एक्सेस कहलाता है, ये उसी का नेगेटिव एक्सेस कहलाता है, ये इसका पॉजिटिव एक्सेस कहलाता है वाई का, और ये इसका नेगेटिव एक्सेस कहलाता है। इसके लिए अगर आप 3D सिस्टम को कंसीडर करेंगे, 3D वाले में क्या होगा, फिर 3D के लिए आपको मैं यहाँ पे ड्रा करके देने लगा हूं। फिर इसका जो होगा ये है, तो आपके यहाँ पे क्या होगा, ये अगर x है, ये y है और ये z है, तो ये z डैश, ये x डैश और ये y डैश होगा। लेट मी टू एलिब्रेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जरा इसको और से देखें। ये आपको जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 3 लाइंस रेक्टेंगल पे ऐसे ड्रा की होती हैं कि जहां से भी आप देखोगे वो आपको परपेंडिकुलर नजर आती है, और 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल सिचुएशन में ये मौजूद होती हैं। ये था हमारा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। are normally added by 2 methods. Number 1, geometrical method. ज्योमेट्री के मेथड से, और सेकंड होता है एनालिटिकल मेथड या एनालिटिक मेथड। एनालिटिकल मेथड से भी इनको किया जाता है, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली ज्योमेट्रिकल मेथड। हम इसको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड से करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड से हम इसको डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर्स को कैसे ड्रा किया जाता है। इस मेथड के अंदर सबसे पहले काम आपको क्या करने होते हैं, आपको 2 काम करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट अ स्केल टू ड्रा द वेक्टर। आपने वेक्टर ड्रा करने के लिए आपने स्केल सिलेक्शन करनी होती है, यानी पहला काम आपने स्केल सिलेक्शन करनी होती है। दूसरा काम आपने करना होता है ड्रा द वेक्टर्स, वेक्टर ड्राइंग करनी होती है। ड्रा करने होते हैं आपने वेक्टर्स ए बी सी जो भी है। सपोज मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक ए है और दूसरा मेरे पास जो वेक्टर है सपोज वो बी है। तो इनको आपने स्केल के हिसाब से प्रॉपर तरीके से आपने इनको ड्रा करना होता है। तीसरा तरीका इसमें फिर आगे हेड टू टेल रूल होता है। हेड टू टेल रूल की डिटेल मैं बता देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। हेड टू टेल रूल में किया ये जाता है कि फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करके सेकंड वेक्टर की टेल को उसके साथ ज्वाइन किया जाता है। यानी ये फर्स्ट वेक्टर मेरे पास ए है, ये बी है, मैंने क्या किया, ए की टेल के साथ हेड के साथ बी की टेल को ऐड किया है, और फाइनली मैंने यहाँ पर क्या किया, आखिर पे रिजल्टेंट कुछ यूं ड्रा किया गया कि जो कि हमारे पास पहले की टेल के साथ मिला
और उसका हेड जो है आखिरी के हेड के साथ मिला और इसको हमने लिख दिया a प्लस b और ये वेक्टर एडिशन होती है. Let me to define head to tail rule. Join the tail of every next vector with the head of previous vector. हर आने वाले वेक्टर की टेल को पिछले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करें एंड ड्रा द रिजल्टेंट बाय जॉइनिंग टेल ऑफ द रिजल्टेंट विद द टेल ऑफ फर्स्ट. और रिजल्टेंट कुछ इस तरह से ड्रा करना है कि जो उसकी टेल है पहले की टेल के साथ अटैच होनी चाहिए और हेड जो होना चाहिए वो हेड ऑफ लास्ट के साथ अटैच होना चाहिए. तब जाके आप इन वेक्टर्स को ऐड करते हैं और ये जो आपका रिजल्टेंट यहाँ पे जो आता है, जो आंसर आता है, वो इन दोनों का सम को शो कर रहा होता है. लेट मी टू गिव अनदर एग्जांपल. इसी मेथड की दूसरी एग्जांपल देने जा रहा हूं. सपोज मेरे पास एक वेक्टर a है, इसी के अंदर मेरे पास सपोज दूसरा वेक्टर b है. तो यहाँ एक और चीज भी मैं वाज़ेह करना चाहूंगा. तो आपके अंदर आप इसके अंदर क्या करेंगे, सॉरी उसी कलर में ड्रा कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे. आपने क्या करना है, सबसे पहले ए ड्रा करना है और उसी के ये इसका हेड हो गया तो टेल इसकी मिला दी, ये बी हो गया और रिजल्टेंट कुछ यूं ड्रा होगा कि आपने टेल पहले की टेल के साथ और हेड आखिरी के हेड के साथ और इसको आप ए प्लस बी लिख देंगे. एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे, यू आर नॉट बाउंड टू ड्रा इन द सिमिलर वे, आपके पास अपनी चॉइस है. आप चाहें तो इनको यूं भी कर सकते हैं. गौर से देखिएगा. पहले मैं यहाँ पे ब्लू वाला जो बी वेक्टर है इसको ड्रा कर रहा हूँ, फिर इसके साथ अब मैं ए की टेल मिला रहा हूँ और रिजल्टेंट आप भी मैं वही ड्रा करने लगा हूँ. तो वो मेरा, सॉरी, ये रिजल्टेंट ड्रा हुआ तो ये आपके पास ए प्लस बी आ गया और ये हमारे पास इसकी हेड टू टेल रूल से वेक्टर की एडिशन हो जाती है. इस तरीके से आप वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ ऐड कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर डीलिंग विद द मोर देन वन वेक्टर्स, ये देखें एक हो गया, सपोज उसी के सामने दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, फिर पांचवा ए बी सी डी ई. तो फिर भी आपका काम क्या होगा, व्हेन यू विल ड्रा द रिजल्टेंट तो आपको फिर टेल के साथ और हेड के साथ मिलाना होगा. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आपके पास इन सारों का रिजल्टेंट आ जाएगा. तो ये था वेक्टर एडिशन. इसी के अंदर एक और चीज भी आ जाती है लास्ट, क्योंकि मैंने यहाँ एक चीज शो कर दी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. आप नोट कर लें हमेशा के लिए कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है. अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा इन दोनों केसेस में कि आपका, अगर आपने a प्लस बी किया तो भी रिजल्टेंट आपका इसी डायरेक्शन में आया और यही a प्लस बी था. और अगर आपने b प्लस ए किया, सॉरी इसको अगर आप b प्लस ए लिखेंगे तो भी वही रिजल्टेंट सेम आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेक्टर एडिशन होती है इट इज कम्यूटेटिव. एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स की होल्ड करती है. Next thing is vectors subtraction. वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है. यहाँ पे मैं सपोज आई हैव गिवन टू वेक्टर a एंड b. मुझे दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, एक a दिया जाता है और b दिया जाता है और मुझे कहा जाता है टू फाइंड a minus b and b minus a.
दो वेक्टर्स, ये फिर वही प्रोसेस है, दीज आर आल्सो सब्ट्रैक्टेड बाय हेड टू टेल रूल, इनको भी हेड टू टेल रूल से किया जाता है। अलबत्ता इसके अंदर एक दो पॉइंट होता है जो आपने करना होता है। पहले वही स्टेप्स हैं, आपने सबसे पहले गिवन वेक्टर्स के लिए स्केल सेलेक्ट करना होता है, फिर आपने उनके ड्राइंग करनी होती है, जो ग्राफिकल मेथड से उन वेक्टर्स की वैल्यूज ड्रा करनी होती हैं, और फिर आपने जाके थर्ड स्टेप में उन वेक्टर्स को ड्रा करके हेड टू टेल रूल से ऐड करने से पहले एक स्टेप यहाँ लेना होता है। मसलन मुझे बी ए माइनस बी करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने वो सारा कुछ काम करने के बाद आप बी का नेगेटिव ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी का नेगेटिव ड्रा किया जाएगा, जो कि उसके नेगेटिव ऑफ वेक्टर के कंसेप्ट के मुताबिक उसके अपोजिट होगा और उसी की इक्वल लेंथ का होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को, ये ए आ गया और दूसरा मेरे पास बी जो मैंने माइनस बी ड्रा किया है ये आ गया। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनकी जो वैल्यू आएगी, अब इसको आप यहाँ पे मिला देंगे, जिसको यूं लिखा जाएगा R इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप स्टेप सुन लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पूरा डिटेल से लिखना हो वरना समझने के लिए फिर भी नोट फरमा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रा द suitable scale, select a suitable scale. Second, draw the result drawing, draw the vectors. Then third step, draw the negative of that vector that you are going to subtract. उस वेक्टर का नेगेटिव ड्रा करें जिसको आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। देन ऐड दीज बाय हेड टू टेल रूल, और आखिर पे आपने हेड टू टेल रूल से इन सारों को ऐड कर लेना है। ये आपके पास है। मैं एक और एग्जाम्पलरी केस के तौर पे, मुझे अगर कहा जाता है b माइनस ए करें, तो मैं अब क्या करूंगा, अब b को मैं नहीं छेड़ूंगा। सपोज मैंने b माइनस ए करने के लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ये करूंगा कि a जो होगा मेरा, इसका मैं नेगेटिव ड्रा करूंगा, और b माइनस ए बनाने के लिए क्या करना है मुझे, b माइनस, ये b है, इसी के साथ मैं a ड्रा करूंगा जो कि माइनस ए मैंने बनाया है, ये हो गया। और फाइनली जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट की लाइन बनेगी वो ये होगी। इसको आप b इंटू माइनस ए यानी b माइनस ए लिखेंगे। तो हर दफा आपने जहन में रखना है कि जब भी आप नेगेटिव वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करने जा रहे हैं, तो आपको उस वेक्टर का जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं उसका नेगेटिव वेक्टर जरूर ड्रा करना होगा। अगर आप नहीं ड्रा करेंगे तो फिर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकेंगे आप। लास्ट चीज इसके अंदर जो यहाँ से क्लियर नजर आ रही है, अगर आप इन दो हिस्सों को कंपेयर करें, ये दो हिस्से आपको नजर आ रहा है कि ए माइनस बी की ये डायरेक्शन बन रही है और b माइनस ए की ये डायरेक्शन बन रही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इट इज नॉन कमोटेटिव। जो सब्ट्रैक्शन होती है ये नॉन कमोटेटिव होती है, मतलब आपकी जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो कभी भी कमोटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। कभी भी वेक्टर्स कमोटेटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक ऐड करना चाहूंगा, वो है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। बाय अ स्केलर, किसी भी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। मसलन मेरे पास एक वेक्टर ये है, इसको बाय अ नंबर भी कह सकते हैं सिंपली, यहाँ पे याद रखिएगा, बाज दफा इसको यूं भी किया जाता है। और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं n से, तो मेरा ये na बन जाएगा वेक्टर। अब इसकी एग्जांपल आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप कभी गौर से देखें, फोर्स जो होती है F इज इक्वल टू ma, यही प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
यानी स्केलर एंड वेक्टर होता है। इस तरह मोमेंटम जो आपका होता है लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, ये भी इसी की एग्जांपल्स में आता है। अलबत्ता अब यहाँ पे जो आपका ये केस होता है, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर पॉजिटिव है तो क्या चेंजेस आएंगी, एन अगर पॉजिटिव है तो मैं इसको एग्जांपल से शो करूंगा। मेरे पास ये वेक्टर ए है और सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है। मैंने ए को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a लिखा, तो अब जो 2a होगा उसको कम से कम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन के अंदर उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन ये आपके पास है, आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, सपोज 3 टाइम्स मैंने किया है, सपोज कर रहा हूं यहाँ पे पूरी इसके अंदर, तो ये 15 सेंटीमीटर होगा और इसको आप 3a लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन आपको दोनों केसेस में नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम। लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर केस। ये मेरे पास वेक्टर है जो कि ए है और ये वही 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन इस दफा मैं इसको ए को जो है वो 2 से नहीं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है -10। अब क्या होगा, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। पहला वेक्टर जो होगा वो अगर सपोज ईस्ट की तरफ है तो ये वेक्टर उसके अपोजिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका n नेगेटिव होगा तो इसमें दोनों चीजें चेंज होंगी, एक तो डायरेक्शन भी चेंज होगी और दूसरा मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड के अंदर भी तब्दीली आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर को अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी ऐसी से मल्टीप्लाई करते हैं जो पॉजिटिव होती है तो वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करती है, लेकिन अगर आप वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से, ऐसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि नेगेटिव होती है, वो उसके मैग्नीट्यूड को भी और उसके डायरेक्शन को भी चेंज करती है। आई थिंक एंड आई बिलीव दैट you have understood the case. So for the next lecture you must be prepared, you should repeat the previous concept and we will meet with the next topic.